So now there is a qualification, oath and salaries of judges. So qualification क्या चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के? तो कोई नहीं, सिंपल क्वालिफिकेशन है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा है कि आप जज होने चाहिए हाई कोर्ट के कम से कम 5 साल के लिए, या फिर आप सिंपल एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के मिनिमम 10 साल के लिए। ओके। देन ओथ्स एंड एफर्मेशन। सो ओथ्स क्या लेनी पड़ती है मतलब जजेस को? टू बियर द true faith and allegiance Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of the country, to duly and faithfully and the best his ability knowledge, and to uphold the Constitution of India. So ये जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलवाता है जजेस को। ओके। देन सैलरीज क्या मिलती है इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? तो ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है बेसिकली पार्लियामेंट डिसाइड करता है। बट इनकी जो सैलरीज है या फिर वर्किंग कंडीशन है, ये ना पार्लियामेंट डिक्रीज नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, एक बार वो जज बन गए तो। ओके। मतलब बढ़ा सकता है उनकी सुविधा, घटा नहीं सकता। नहीं तो अगर सरकार के हिसाब से अगर फैसिलिटी मिलनी ज़्यादा कम होती रही तो सरकार को अनड्यू फ़ायदा मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, कि मतलब वो अपना काम निकलवा सकते हैं अपना डर दिखा के। तो ये नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो एक 2018 में जो चीफ जस्टिस की सैलरी थी वो 1 लाख से 2 लाख 80 हज़ार हो गई। ठीक है। फिर जो सिंपल जजेस की थी उनकी 90 हज़ार से 2.5 लाख पर महीना हो गई। ठीक है। लेकिन जो अदर फैसिलिटी मिलती है इन्हें कि फ्री एकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल केयर एंड कार टेलीफोन, वो अलग है। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उन्हें 50% पेंशन मिलती है उनकी सैलरी की। सो और एक बात और है कि चीफ जस्टिस जो होता है या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि इससे ये पता चलता है अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो मतलब उसने कहीं ना कहीं किसी किसी का पहले फेवर कर रहा है। जब भी उसे उस लालच में उसने ये सुप्रीम मतलब लालच में उसने कुछ लॉ ऐसा बनाया है या ऐसी कुछ जजमेंट दी है जो सरकार के फायदे की हो, तो ये बैन है ये चीज़। ओके। वह हम आगे देखेंगे अभी। टेन्योर्स एंड रिमूवल। सो एक जजेस का टेन्योर क्या होता है? मतलब वो ऐसे तो फिक्स नहीं कही गई मिनिमम एज, लेकिन मैक्सिमम एज फिक्स की गई है कि वो जब तक ऑफिस में रह सकता है जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता। ओके। लेकिन वो रिज़ाइन कर सकता है अपनी मर्जी से, प्रेसिडेंट को लेटर लिख के। ओके। या फिर वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही निकाला जा सकता है या फिर पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से। ओके। लेकिन जजेस को निकालने के लिए बहुत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, यानी कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 मेंबर वोट करने चाहिए बोथ लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है। ओके। जो मोशन होगा उसे रिमूव करने का जज को, तो सबसे पहले वो 100 बंदों पे साइन करना चाहिए। उसके बाद जो स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा लोकसभा का एंड राज्यसभा का रिस्पेक्टिवली, तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है ये चीज़ कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों रिमूव कर रहे हो उन्हें। ठीक है। ओके। जो जो सुप्रीम जो चीफ जस्टिस होगा, जो एक कमेटी बनाई जाएगी उन्हें इस मोशन के लिए, तो उसमें देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं इस चीज़ में। जो कमेटी अपना वर्डिक्ट देगी उस हिसाब से मोशन पास होगा। ओके। तो आगे अगर मोशन पास हो गया दोनों हाउस से, प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देगा और वो मोशन और वो चीज़ एक लॉ बन जाएगी। उसका लॉ यानी कि वो मोशन पास हो जाएगा और जज जो है वो रिमूव्ड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आज तक थैंक गॉड इंडिया में आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे इम्पीच्ड नहीं हो पाया है। एक बार एक के रामास्वामी होने वाले थे लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया
और वो डिफीट हो गया मोशन। ओके। सो एक प्रोविज़न और है कि एक्टिंग एक्टिंग जज का या एडहॉक जज का या रिटायर्ड जज का, एक्टिंग जज का, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गया उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेगा कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि जो हमारा ओरिजिनल चीफ जस्टिस है वो एब्सेंट है या फिर वो उसका ऑफिस थोड़े दिनों के लिए खाली है, तो इसलिए एड होक। सो एड होक यानी कि आपको पता है टेम्पररी, बेसिक टेम्पररी